Hi. What's important is where you are now and where you are going, not where you were. Today is 27th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फॉरेन अफेयर्स छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान में थे सुमंत। कल्प सूत्र है जैन टेक्स्ट जिसमें बायोग्राफीज है तीर्थंकर्स की। व्हाइट म्यूटिनी वॉज रिलेटेड टू इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। महात्मा गांधी जी ने कहा था पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। मेगास्थेनिस एम्बेसडर था सेलुकस का इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आज के सवाल हैं हु रॉट द बुक बबू बहु विवाह। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर फाउंड इन विच सिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। Who was the founder of Nanda Empire in Magad? How many Tirthankars are there in Jainism? So these are 5 questions for today. आज की वोकेबुलरी है म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत करना, रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी। वेहेमेंस मतलब होता है उत्साह, द डिस्प्ले ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड पैशन। क्रूसीफाई करना मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज सीवियरली अनरेलेंटिंगली। सलन एटीट्यूड है, गुस्सा आ रहा है, उदास है, बैड टेम्पर्ड एंड सल्की। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम अदर पीपल। सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज है 27th ऑफ दिसंबर। ये द हिंदू है दिल्ली एडिशन। नोट्स आई विल शेयर बाय इवनिंग। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग ये क्या हो रहा है? दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग है टोडा कम्युनिटी की। टोडा कम्युनिटी, ये टोडा कम्युनिटी रहती है तमिलनाडु नीलगिरी में, और ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। दिस इज़ अ रिचुअल to welcome the new year at Ooty in Nilgiri district of Tamil Nadu. So this is heavy lifting. These are Toda community people और ये रहते हैं नीलगिरी तमिलनाडु में। सेकेंड जो टॉपिक है वो है एग्जीक्यूटिव शोज अ ट्रेंड टू डिसरेस्पेक्ट कोर्ट ऑर्डर्स। ये बात कहा सीजेआई ने। सी मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल्स हमें पता है। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकार बनाते हैं, दूसरे होते हैं लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, और एक होती है जुडिशरी जो इन सब चीज़ों को देखती है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, कोई विवाद आया है तो उसको सॉल्व करना है, लाइक दैट। अब इन तीनों के बीच में ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए। कोर्ट ने ये बताया कि कोर्ट कई बार डिसीजंस देती है बट उस डिसीजन की अवमानना होती है, उसका पालन नहीं होता। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं कोर्ट ऑर्डर्स को, और ये बात कहा है खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो सीजेआई एनवी रमन्ना साहब ने कहा एग्जीक्यूटिव शोड अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड इवन डिसरेस्पेक्ट कोर्ट ऑर्डर्स। इट वॉज सपोज टू असिस्ट एंड कोऑपरेट विद। कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे रही है, कोर्ट ने कोई फाइंडिंग किया, ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया, उस डिसीजन का डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव है वो सपोज्ड है टू असिस्ट एंड कोऑपरेट विद द जुडिशरी फॉर द रूल ऑफ लॉ टू प्रिवेल इन द नेशन। रूल ऑफ लॉ, कोर्ट वैसे भी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये इंडियन जुडिशरी फ्यूचर चैलेंजेस में सीजेआई रमन्ना साहब 5th यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे। इन्होंने चैलेंजेस भी बताए कि जुडिशरी में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे नॉन कोऑपरेटिव है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे मंत्री लोग हैं, ये कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब सरकारी एम्प्लॉयज, दूसरे होते हैं नॉन परमानेंट मतलब कि जो मिनिस्टर जो 5-5 साल के लिए चुन के चुनाव लड़के आते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव्स इज अ प्रॉब्लम। कोर्ट डू नॉट हैव द पावर ऑफ द पर्स और द स्वॉर्ड. Court orders are only good when they get executed. Very good line. Unless the executive and legislature make sincere efforts to fill the judicial vacancies, appointment prosecutors,
अपॉइंट प्रोसिक्यूटर्स, स्ट्रेंथन करे इंफ्रा, लॉज बनाए, क्लियर फोरसाइट हो, स्टेक होल्डर का एनालिसिस हो। तो द पॉइंट इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश नहीं करवा सकती, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करवा सकती। रूल ऑफ लॉ के लिए जुडिशरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का कोऑपरेशन भी जरूरी है। दिस इज द मैसेज। अब इट इज नाउ डेज फैशनेबल टू रीइटरेट फ्रेजेस जैसे जजेस आर देमसेल्व्स अपॉइंटिंग जजेस। ये जो बात हुआ वो एनजेएसई के बिहाफ में। एनजेएसई क्या था? जुडिशरी में हमने 3 केसेस पढ़े हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है इसमें कोलेजियम सिस्टम होता है। कोलेजियम सिस्टम नेम रिकमेंड करता है किस तरीके से किसको अपॉइंट करना है, लाइक दैट। बट वो अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव के फिल्टर से पास होता है। फाइनल अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव फिर रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट करते हैं। बट जो रिकमेंडेशन का कोलेजियम सिस्टम है इस पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि दिस इज एन ओपेक सिस्टम। तो रमन्ना साहब ने कहा ये ज़रूरी भी है इन अ वे बिकॉज इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस होती है। एनजेएसी जो आया था 99th सीएए, ये किस बात पे क्वॉश किया गया? रीज़न ये था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था बाय दिस एक्ट। अभी ऐसे मर्मर्स हैं कि शायद एक और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की भी बात है, देन वापस एनजेएससी जैसा कोई लॉ लाए ताकि स्पीड अप हो पाए जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफ़र में भी इंश्योर हो। तो इसका भी एक बैकड्रॉप है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बताया कि ये जो अपॉइंटमेंट है पूरा फंक्शनिंग है, दिस इज़ नॉट दैट ओपेक। इसमें गवर्नमेंट, लॉ मिनिस्ट्री, गवर्नर, हाई कोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब टेंडम में काम करते हैं। द पॉइंट इज कि जो जुडिशरी है उसकी पावर्स को कर्टेल भी नहीं करना चाहिए। जुडिशरी जो है वो कस्टोडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तीनों पिलर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंश्योरिंग स्मूथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंडिया में एस्टैब्लिश रन करने के लिए। अब सी 2013 में GS2 का एक सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है 368 के थ्रू। 368 आर्टिकल के थ्रू लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा ही एक केस आया था 42nd CAA। 42nd CAA में ग्राउंड ब्रेकिंग फंडामेंटल्स चेंज हो गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। लेजिस्लेचर ने कहा ये तो हमारा अधिकार है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉसिबल है। बट फिर जुडिशरी ने एक इनोवेटिव प्रैक्टिस निकाला कि यस आप बदल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो, बट अगर वो फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो वो होगा आर्बिट्ररी, और जुडिशरी उस टाइप के जितने भी अमेंडमेंट्स है उसको नल एंड वॉइड कर देगी। तो सिमिलर केस में जो 99th NJAC था उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था, क्वाश कर दिया गया था बाय ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक चेक भी है आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको क्रिटिकली करना है, इसमें केशवानंद भारती का भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो कि पावर इज देयर, 368 इज देयर, बट दैट डजंट मीन कि जो फंडामेंटल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होगा। कुछ फंडामेंटल फीचर्स भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ लिखा है क्रिटिकली, तो थोड़ा आलोचनात्मक इसमें हमें रूप रखना है आंसर राइटिंग का। ओके, आंसर राइटिंग से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल हैं। आज मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार करता हूँ, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आई विल ट्राई टू आंसर। एट द सेम टाइम आई विल टेल कि इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि स्टैटिक का अलग करें, करंट अफेयर्स का अलग करें, नो, और जो फुल लेंथ टेस्ट अभी से करें या बाद में करें, नो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन इन टूडेज वीडियो। ओके, कि आंसर राइटिंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब नागालैंड पैनल टू लुक इनटू आफ्सपा विथड्रॉवल। अब आफ्सपा के जो बेसिक्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं कि ये एक्ट क्या होता है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्यों ज़रूरी है, बिकॉज डिफ़िकल्ट हॉस्टाइल कंडीशंस में उनको वर्क करना पड़ता है, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम आफ्सपा का एट मैनी टाइम्स मिसयूज़ हुआ है, ग्रॉस वायलेशन हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुआ है। सो द पॉइंट इज़ कि ये भी जो रूल्स हैं आफ्सपा रिलेटेड
1950s 60s। तो द पॉइंट इज इनका आज की डेट में हम ऑल्टरनेट क्यों नहीं निकालें, ताकि इससे रिलेटेड जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है उसको भी हम चेक कर पाए। तो नागालैंड में ये पैनल में अभी बात है, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी रहेंगे, टॉप ऑफिशियल्स असम राइफल और सीआरपीएफ भी रहेगा। लेट अस वेट इस पे क्या डिसीजन होता है। फॉर नाउ हमें बस ये पता होना चाहिए कि आफ्सपा के बेसिक्स क्या है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये है एंटी अपार्थेड आइकन डेस्मोंड टूटू। आप नोबल पीस प्राइज लॉरेट थे, आर्क बिशप थे आप, 90 ईयर्स आपकी एज थी। जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका में एक टाइम पे स्किन के कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन किया जाता था, इसी को बोला जाता था अपार्थेड। अपार्थेड ये जो यूरोपियन है वाइट स्किन, इन लोगों का ये दिस रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी, इसके अगेंस्ट आवाज उठाना जरूरी था। तो उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस रहा, इंपॉर्टेंट स्ट्रगल रहा, जिसने एंटी अपार्थेड मूवमेंट को लेड किया। इसमें नेल्सन मंडेला जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सो एंटी अपार्थेड आइकन दिस, ओके, इनको अभी आगे और देखते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है अ सेकेंड चांस इन लाइफ फॉर प्रिजनर्स। अब सी प्रिजनर्स होते हैं, हमने प्रिजनर रिफॉर्म भी पढ़ा है। प्रिजनर्स बेसिकली हम क्यों बनाते हैं? प्रिजनर्स हम इसलिए बनाते हैं कि एक तो वहाँ पे जस्टिस डिलीवर हो, अगर क्राइम किया है तो जस्टिस मिलना चाहिए। सेकंड, ये एक एज अ डेटरेंस किया जाए, लोगों को डर लगे कि क्राइम करेंगे तो जेल में डाल देंगे। थर्ड, यहाँ रिफॉर्म भी होना चाहिए। अक्सर हम ये रिफॉर्म की बात भूल जाते हैं। जेल भेजने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे रिफॉर्म हो, जो बैड प्रैक्टिसेस के कारण जेल गए वो सुधार हो। तो दैट इज़ वाई सेकेंड चांस इन लाइफ फॉर प्रिजनर्स। तो दिल्ली में अक्सर आप देखना इनको बड़े स्किल्स सिखाए जाते हैं। जैसे तिहाड़ जेल में कई बार एग्जीबिशन भी लगता है जिसमें इन्होंने से कारपेंट्री का कोई काम किया है। अभी मास्क बनाने का काम काफ़ी इन्होंने किया था, उसका सेल होता है तो उनको इनकम भी मिलती है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हो गया, स्किल डेवलपमेंट भी हो गया, प्लस एक सेकेंड चांस भी मिल रहा है इनको लाइफ को करेक्ट करने का। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो एजुकेशन भी कई बार ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज देयर। नाइट शेल्टर्स लास्ट होप फॉर दिल्लीज होमलेस ड्यूरिंग विंटर बट कंप्लेंट्स रिमेन। अब जब भी हम ऐसी बात देखते हैं ना, जैसे कुछ ही दिनों में अभी हम कोल्ड वेव जो है, कोल्ड वेव से रिलेटेड ये भी एक डिजास्टर है, इस पे आंसर राइटिंग करेंगे। तो इस पे भी ये पॉइंट अच्छा है कि नाइट शेल्टर्स बनाए जाए। और अक्सर हम देखते हैं जैसे दरी, कंबल, शौचालय, पीने का पानी, ये प्राथमिक चीज़ें भी वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन मेट्रो कम्यूटर्स और गवर्नमेंट टू इम्पोज नाइट कर्फ्यू इन दिल्ली। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, एयर क्वालिटी सीवियर है दिल्ली में, हिमाचल। देन मिस गवर्नेंस, और ये है स्टिल अ हॉटस्पॉट, ये है वाह ताज। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी आ रहा है कोविड ओमिक्रॉन का थ्रेट, बट क्राउड अभी भी है ताजमहल में, विटनेसिंग अ सर्ज इन कोविड-19 केसेस। सो वियर मास्क, गेट वैक्सीनेटेड एंड कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। देन दिस इज अबाउट कूल कंपनी। ये है नकुल, ये मेल राइनो है, चिल कर रहा है ये पूल ऑफ वाटर में। पेंटेड स्टॉक्स भी है। स्टॉर्क पे एक सवाल आया था प्रीलिम्स में। पेंटेड स्टॉर्क है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में। अभी एनिमल्स का भी हमें ना थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे जो सवाल आया था वो ये था कि एक स्टॉर्क है और ऐसा कोई एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, तो स्टॉर्क क्या उसके आसपास जो इंसेक्ट्स हैं वगैरह ऐसा कुछ ईट करेगा या नहीं करेगा। अब यू नो द स्ट्रक्चर कि इसकी बीक कैसी होती है, ऐसी, तो यू कैन आइडेंटिफाई, एलिमिनेट हो सकते थे कुछ ऑप्शंस। सो द पॉइंट इज हमें बेसिक्स जो होते हैं ना, अभी हम कुछ टाइम बाद वापस स्टार्ट करेंगे वो 25 क्विज वाली सीरीज, तो ये चीज़ें भी बड़ी हेल्प करती है प्रीलिम्स में। इस बार यू डू नॉट वरी अबाउट प्रीलिम्स, प्रीलिम्स इस बार होगा। मेंस में बस आप अच्छे से आंसर राइटिंग करते जाओ, ताकि प्रीलिम्स के बाद हम बहुत अच्छा शॉट रहे हमारे पास टू रियली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो दिस इज कूल कंपनी। कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है, बस यही एक सबसे मुश्किल फेज होता है इस पूरे एग्जाम का। अदरवाइज दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इजी। ओके, तो अभी एडिटोरियल आता है, मोर एंड फॉर मोर। अब यहाँ पे रेगुलर टॉक है, जो वैक्सीनेशन का जो कल ही हमने देख लिया क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। बच्चों को वैक्सीनेशन देना भी ज़रूरी है, फ्रंट लाइन स्टाफ को देना ज़रूरी है, जो कोमॉर्बिडिटी है 60+ इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको भी वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। तो ये 2 वैक्सीनेशन है, जायकोव डी
और दूसरी वैक्सीनेशन है कोवैक्सिन। ये दोनों 15 से 18 के बच्चों के लिए अप्रूव्ड है। सो दिस इज दैट। अब बाकी इसमें रूमर मॉन्गरिंग हमें नहीं करनी चाहिए। पहले भी रूमर मॉन्गरिंग का हैवी पेनल्टी कॉस्ट हमने पे किया था। डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे लोग वैक्सीनेशन लगा ही नहीं रहे थे, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी था। नो, ये जो डिसीजंस होते हैं ये वेल थॉट ऑफ डिसीजन है। टेक्निकल जो है, गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ICMR, सब ने अप्रूवल दिया है। सो वी नीड टू फॉलो दैट। ओके, act of faith, this is some political, then elderly are assets not dependent। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना। क्या होता है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसे 15 से 50-60 ईयर तक की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। अब इस एज पॉपुलेशन का है तो ये डिपेंडेंट नहीं है, इनके हेल्थ केयर यंग हैं तो ये बीमार नहीं होते ज़्यादा, तो हेल्थ केयर वैसे कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, कॉस्ट कम है इनका और अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो फ़ायदे में है। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। बट अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चे तो डिपेंडेंट होते हैं, इनका हेल्थ केयर वगैरह में काफ़ी एक्सपेंसेस भी आता है। प्लस अगर 60+ ज़्यादा हैं तो ये भी इन अ सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो हम क्या अपने एल्डरली को प्रॉपर जो ड्यू रिकग्निशन मिलना चाहिए, ड्यू डिलीजेंसी के साथ उनको जो राइट्स हैं वो इंश्योर होने चाहिए, वो क्या हम डिलीवर नहीं कर पा रहे? दिस इज़ अ क्वेश्चन। सेकेंड, एल्डरली को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। एल्डरली हैं तो सोचो उनके पास कितना लाइफ एक्सपीरियंस है, कितना लाइफ एक्सपीरियंसेस है। उस लाइफ एक्सपीरियंस और स्किल को क्यों ना हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। प्लस जो बेसिक्स है, जैसे एल्डरली होता है, अब उनके पास इनकम नहीं है तो क्या होता है, इनसिक्योरिटी एट टाइम्स दे फील लोनलीनेस। हेल्थ केयर का इशू अलग होता है, जैसे अभी कोविड का थ्रेट है, यंगस्टर्स केयर फ्री रहते हैं, उनको पता है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। बट थिंक अबाउट एल्डरली, दे आर सो वल्नरेबल। सो दैट इज़ वाई हम सबको अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना चाहिए। द एल्डरलीज आर एसेट्स नॉट डिपेंडेंट्स। तो प्रूफ ऑफ अ ट्रूली डेवलप्ड कंट्री ये होता है कि हम नर्चर करें, हम यंग को नर्चर करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम केयर करें, रेस्पेक्ट करें एल्डरलीज को भी। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब पास्ट फ्यू डेकेड्स जो थे, इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हुआ, डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ा, हमारी यंग पॉपुलेशन है तो हमें इसका फ़ायदा भी हुआ। एशियन टाइगर्स जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर और इवन चाइना भी, इन्होंने बहुत बेनिफिट्स उठाए बिकॉज पॉपुलेशन यंग थी। इंडिया की भी अभी जो पॉपुलेशन है वो वेल प्लेस्ड है। NFHS 5 का एक डेटा ये भी बोलता है जो रिप्लेसमेंट लेवल है, पॉपुलेशन तो डिक्लाइन होगा, हमारा पॉपुलेशन पीक होने वाला है। ये जब 2100 ख़त्म होगा ना तो अपनी देखना पॉपुलेशन आधी के करीब रह जाएगी। तो NFHS 5 का जो डेटा है वो ये भी बोलता है कि यंगस्टर्स हैं, दिस इज़ गुड, एंटरप्रेन्योरशिप है, यंग एनर्जी है, नया जोश है, सब कुछ है, दिस इज़ गुड। स्पोर्ट्स वगैरह सब जगह वो यूटिलिटी बहुत है। हमारे को ज़रूरत है यंगस्टर्स को भी प्रॉपरली स्किल्ड करें, एडिक्वेट एजुकेशन हो, तभी तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे, वरना डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्टेज हो जाएगा। तो दिस इज़ वन थिंग। हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं, बच्चों में माल न्यूट्रिशन है उसकी बात करते हैं, ताकि बच्चे बड़े हों तो वो हेल्दी एडल्ट में कन्वर्ट हो, हेल्दी एडल्ट बोथ फिजिकली और मेंटली, इमोशनली। तो दिस इज़ अवर ड्यूटी। अब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मेडिकल साइंसेज एडवांस हुई तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज की डेट में 70+ हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब इससे क्या होता है कि हमें इसे इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि डिपेंडेंसी बढ़ गई है। एक पर्सपेक्टिव ये भी होना चाहिए कि लुक एट द नॉलेज लेवल, लुक एट द एक्सपीरियंस लेवल, और इसको कैसे हम यूटिलाइज करें। तो मैसिव रिसोर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो इसको हम कन्वर्ट करें प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी में, उनका हेल्थ और कैपेबिलिटी का भी हम ध्यान रखें। तो दिस इज़ देयर। अब जैसे एज बढ़ती है तो हेल्थ केयर का ज़्यादा ट्रबल आता है, तो हेल्थ केयर में भी प्राइमरी हेल्थ केयर हुआ, सेकेंडरी इवन टर्शरी हेल्थ केयर हुआ, तो जो हमारी स्कीम्स वगैरह है वो भी एल्डरली फ्रेंडली होना चाहिए। बिकॉज बॉडी जैसे ओल्ड होती है तो वो उतना स्मार्ट नहीं रहती, उतना ज़्यादा उसमें दिस कैपेसिटी ड्विंडल होती है, दिस इज़ अ फैक्ट। अब क्या हुआ कि हम जैसे टेली होम कंसल्टेशन करें, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, हम हेल्थ केयर का एक्सेस और हेल्थ केयर की क्वालिटी, इस पे ध्यान दें। HAQ हो, एडिक्वेटली अवेलेबल हो,
फैक्टर्स जैसे फैमिलियल नेग्लेक्ट हुआ, लो एजुकेशन लेवल हुआ, सोशो कल्चरल बिलीफ हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइज हेल्थ केयर सर्विसेज हुआ, अफोर्डेबिलिटी हुआ। तो इस सब चीज़ में भी एल्डरली है, जेरियाट्रिक्स है, इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इनइक्विटी को दूर करें, इक्विटी लाएं, फिजिकली, फाइनेंशियली, एट टाइम्स साइकोलॉजिकल भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप रखना ज़रूरी होता है। सो वी नीड टू हैव सर्टेन एम्पैथी। इनएडिक्वेट स्कीम्स होती हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट में करें। अब जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, इसमें 5 लाख तक का ऐसे इंश्योरेंस भी है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है। एग्जीक्यूशन में अभी भी प्रॉब्लम होती है। नीति आयोग ने बताया 400 मिलियन इंडियंस हैं जो फाइनेंशियली इससे कवर्ड है हेल्थ एक्सपेंसेस से। इसको फर्दर और हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे भी सेम हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए पॉलिसीज़ का। तो डेमोग्राफिक जो ट्रेंड है, हेल्दी डेमोग्राफी इज़ द बेस्ट डेमोग्राफी, बिकॉज अगर लोग सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी कंट्री की, पीपल आर हेल्दी, पीपल आर एक्टिव, पीपल आर कोऑपरेटिंग इन इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी, सो दिस इज एसेट। ये जो लोग हैं ये एक एसेट है। तो इंडिया नीड्स टू रैपिडली इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग, दिस हेविली इन्वेस्ट करे मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ में, हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन, और एक कल्चर डेवलप करे जिसमें हम एल्डरली का रेस्पेक्ट दिस सोसाइटी में होता है। आयुष्मान भारत, पीएमजे, दीज आर ऑल्सो गुड। देन मैसिव रिसोर्स ऑफ सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। द पॉइंट इज हमें एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहिए, और इसी पे बेस्ड है आज का सेकेंड क्वेश्चन। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली इन इंडिया। ये क्यों ज़रूरी है, स्पेशली कोविड-19 के बैकड्रॉप में, बिकॉज कोविड-19 में भी अभी हमने देखा चैलेंजेस ह्यूज हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली इन इंडिया। डू यू थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर अ सोसाइटल एंड एटीट्यूडिनल चेंज इन द वे वी ट्रीट अवर एल्डरली? बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, दे एक्ट लाइक कि इनको तो कोई होगा नहीं कोविड का, दे आर सो यंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको नहीं होगा, बट आप एक्ट कर सकते हो एज अ कैरियर। आप एज अ कैरियर करोगे तो आप स्प्रेड करोगे तो घर पे जो एल्डरली वगैरह हैं उनका भी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो सोसाइटल और एटीट्यूडिनल चेंज होना ज़रूरी है, द वे वी ट्रीट अवर एल्डरली थिंक। अब ये जो टॉपिक है इसको GS1 सोशोलॉजी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सोशोलॉजी, इंडियन वैल्यूज, इंडियन सिस्टम, लाइक दैट, सोसाइटल एंड एटीट्यूडिनल चेंज। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। देन ये बात है, चांस टू टैप इंडियाज हाई इक्विटी इन म्यांमार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का विजिट हुआ, हमने बहुत प्रैक्टिकल वे में अब म्यांमार से डील करने की बात रखी है। श्रृंगला साहब ने यहाँ पे बताया डेमोक्रेसी अभी भी पैरामाउंट है, म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अभी मिलिट्री जो कू हुआ उसके बाद इंडिया मिलिट्री का जो टेक ओवर हुआ है उससे भी टॉक्स ऑन रखने के लिए ईगरनेस, रेडीनेस दिखाया, बिकॉज दिस इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग पीस इन अवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो नेपीटॉक कैपिटल है, लॉजिस्टिक्स वगैरह का भी बात हुआ, वैक्सीनेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं म्यांमार को। अब म्यांमार का जो हिस्ट्री है ना वो हमेशा से थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। यहाँ पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी रही है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी मतलब यहाँ का जो चुनाव था ना उसमें एक पार्ट वहाँ की आर्मी का भी रहता है, कुछ सीट्स रिजर्व रहती है, तो दैट इज़ वाई हाइब्रिड डेमोक्रेसी था। मिलिट्री और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पावर शेयरिंग कर रहे थे। अभी जब चुनाव हुआ तो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो थी ऑंग सॉन्ग सूकी का, इसको बड़ी मेजॉरिटी मिल गई। तो यहाँ की आर्मी को लगा कि इस इलेक्शन में फ्लॉ हुआ है, इस इलेक्शन में ये मतलब करेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर में नहीं हुआ। तो यहाँ की मिलिट्री ने ये चार्जेस लगा के ऑंग सॉन्ग सूकी को अरेस्ट कर लिया और फिर मिलिट्री कू हो गया। सो दिस इज देयर। ये नाम है तथमा दाव, यहाँ की म्यांमार की मिलिट्री है, सीज कर लिया इसने। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा था यहाँ पे दिस कू हुआ और मिलिट्री टेक ओवर हो गया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज ओवर। तो डेमोक्रेसी के लिए ये डिजास्टरस है, और इंडिया बिकॉज डेमोक्रेसी का प्रोपोनेंट है, तो इंडिया कैसे टाइज मेंटेन करे अगेन फिर दिस गवर्नमेंट के साथ, तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, अशरफ गनी थे, इनकी गवर्नमेंट थी, तो स्मूथनेस आ रही थी रिलेशन में। अब तालिबान टेक ओवर हो गया, तो अगेन बैक टू बेसिक्स, हमें फिर से वेज फाइंड करने पड़ रहे हैं टू डील विद दिस न्यू गवर्नमेंट। सेम इज विद म्यांमार, और म्यांमार की ये गवर्नमेंट चाइना के साथ भी क्लोज टाइज है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग।
फिर यहाँ पे बात हुआ कि फ़िलहाल के लिए एशियान का भी, बिकॉज म्यांमार इज़ अ पार्ट ऑफ एशियान, तो एशियन कंट्रीज़ के लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है अगर यहाँ पे वायलेशन होता है। बहुत मिलिट्री क्रैकडाउन्स भी यहाँ पे हुए थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया यहाँ पे कैसे डील करे। अब हमें रीविजिट करने की बात आई, रीबूट करने की बात आई। टाइज श्रृंगला साहब का जो विजिट था बेसिकली वो प्राइमर था रीबूट करने का इंडिया म्यांमार रिलेशन का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़रूरी है, कोविड-19 का थ्रेट बना हुआ है, प्लस जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं पीपल सेंट्रिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। हमें मेगा इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे ट्राइलेटरल हाईवे, ये आपने आंसर राइटिंग में भी लिखा था, ट्राइलेटरल हाईवे, कलादान प्रोजेक्ट, बट ये सब डिले चल रहा है, डेडलाइन पीछे चल रही है, तो इसको स्पीड ट्रैक पे लाना ज़रूरी है। ये प्रोटोकॉल डिपार्चर था यहाँ पे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे मीट किया। अब प्रोटोकॉल डिपार्चर में करंट पॉलिटिकल रियलिटीज़ भी है, तो अगेन चाइना इज़ द ओनली फ्रेंड म्यांमार हैज़, ऐसा नहीं है, रॉन्ग। इंडिया हमेशा से एक फ्रेंड रहा है चाइना दिस म्यांमार का। प्रैक्टिकल टर्म्स में रिलेशंस की डेवलप करने की ज़रूरी है, बिकॉज म्यांमार को भी इंडिया का रिक्वायरमेंट है। तो ये सब बातें हैं। बैक होम में अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर जैसे इंसर्जेंसी के भी इश्यूज आते हैं, वहाँ पर से ये इलीगल वेपन्स का ट्रेड होता है, काउंटरफिट करेंसी का होता है, तो उस सब चीज़ों को टेकल करने के लिए एट सम टाइम म्यांमार का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ वाई प्रैक्टिकल रीजंस इंडिया का हाई इक्विटी इन म्यांमार, अ चांस टू टैप इंडियाज हाई इक्विटी इन म्यांमार, सो दिस इज देयर। अब ये है ईरान न्यूक्लियर टॉक्स रिवर्बरेट इन द गल्फ। अब ये जो पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली हमारा इतना कॉन्सिक्वेंस है नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये जो पूरा एरिया है ये गल्फ हो गई, इधर ईरान हो गया, इधर सऊदी हो गया, और यहाँ कहीं इजराइल हो गया। ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे। इजराइल जो है ये जूइश है, यहाँ पे सुन्नी डोमिनेट है, यहाँ पे शिया डोमिनेट है। ट्रेडिशनली जो शिया कम्युनिटी है उसका लीडर ईरान खुद को मानता है, सुन्नी कम्युनिटी का लीडर जो सऊदी है वो खुद को मानता है, और इजराइल यहाँ पे जूइश है। तो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल यहाँ पे टेंशन्स रहे हैं। अब क्या होता है, 2021 आते आते अब्राहम अकॉर्ड हुआ, तो इजराइल, जूइश और इधर सऊदी, यूएई, इन सब के बीच में रिलेशन स्ट्रांग होने लग गए। स्ट्रांग जैसे यहाँ पे अभी देखो न्यू ईयर पार्टीज वगैरह, दिस इजरायली काउंटर पार्ट्स यहाँ पे आए थे, तो दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। द पॉइंट इज ये दोनों अब फ्रेंड होने लग गए। तो पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि ट्रेडिशनली प्रॉक्सी वॉर चलता था ईरान और सऊदी में, दोनों अपने आप को लीडर मानते हैं, तो दोनों पावर प्रोजेक्शन होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट ये डायरेक्ट आपस में नहीं लड़ते, ये प्रॉक्सी के थ्रू लड़ते हैं, जैसे यमन की वॉर हो गया है ना। तो इसमें भी टेंशन्स बढ़ते हैं। अब पिछले कुछ टाइम पे दे आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर इश्यूज, सॉल्व देयर टेंशन्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है, बट एक थोड़ा स्मूथनेस दिखाई दे रही है। अब इस पूरे बैकड्रॉप में थर्ड एंगल डेवलप हो जाता है जब ईरान बोलता है कि हमें न्यूक्लियर बनना है। अब अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो यहाँ पे पावर डिसबैलेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, ये जो पूरा जोन है ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वॉर के चांसेस ज़्यादा है। तो यूएस इंटरवीन करता है यहाँ पे और बोलता है ईरान आप न्यूक्लियर एम्बिशंस ड्रॉप कर दो, बदले में हम आप पे जो सैंक्शंस लगाए हैं वो विड्रॉ कर लेंगे। ये चीज़ सही चल रही थी, फिर ट्रंप आ जाता है, ट्रंप न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लेते हैं। अब ईरान बोलता है कि हम न्यूक्लियर बनेंगे, अब अगेन फिर से डील पे लाने की बात चल रही है, न्यूक्लियर टॉक्स। तो दिस इज़ वन थिंग। तो ये प्रेजेंट हो गया ईरान का। अब एक और डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, एनिमोसिटी बहुत ज़्यादा है, ओपन कई बार ये थ्रेट एक्सचेंज भी करते हैं यहाँ पे। तो द पॉइंट इज ये जो पूरा गल्फ रीजन है ये हमारे किस काम का है, हमारी क्या यहाँ पे स्टेक्स हैं। तो हमारे स्टेक्स मल्टीफोल्ड हैं इसमें। पहला तो नंबर 1 स्टेक ये है कि ऑयल यहाँ से डिपेंडेंसी है, हम ईरान से ऑयल ले सकते हैं, बट ईरान में सैंक्शंस है तो हम ईरान से ऑयल नहीं ले पाते। तो ये पूरे जोन में अगर वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑयल सप्लाई बहुत बुरी तरह हिट होगी, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। सेकेंड, हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाहिए, तो ईरान में नॉर्मलसी चाहिए, वरना चाबहार पोर्ट किसी काम का नहीं। थर्ड, यहाँ पर ये पूरे गल्फ रीजन में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, हमारा डायस्पोरा यहाँ पे वर्क करता है, तो अगर यहाँ डिफ़िकल्टी होती है तो ये वापस रिवर्स माइग्रेशन वापस इंडिया आने लग जाते हैं, डिफ़िकल्टीज होती है। एक बहुत बड़ा सोर्स है ये डायस्पोरा जो है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है रेमिटांस का भी, तो उधर भी प्रॉब्लम आती है। सो फॉर बेस्ट
इंटरेस्ट, हमारे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे पीस होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे गल्फ रीजन में। और ईरान पे भी जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट होंगे तो ये हमारे फ़ायदे की बात होगी। तो ईरान न्यूक्लियर टॉक्स रेवरबरेट इन द गल्फ। अब इसमें एक और एंगल अब आज स्टार्ट हो गया है अभी प्रेजेंट टाइम पे, वो ये है कि पहले तो यूएस वर्ल्ड पुलिस था, तो यूएस फुल बैकिंग देता था सऊदी अरेबिया को, यहाँ के वेपन्स, यहाँ की सिक्योरिटी सब यूएस के जिम्मे था। बट यूएस अब यहाँ से पुल आउट कर रहा है, अफगानिस्तान से पुल आउट हो गया। अब जो सऊदी है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टाइज नहीं रख रहा है यूएसए के साथ। तो दैट इज़ वाई अब इन कंट्रीज़ को भी समझ में आ गया है कि देयर सिक्योरिटी इज़ ऑन देयर ओन। सो दैट इज़ वाई जैसे इजराइल और सऊदी में टॉक्स हो रहे हैं, सऊदी और ईरान भी नॉर्मलसी की बात कर रहा है, ये सब यहाँ पे एक बिग दिस यहाँ पे चर्न अभी चल रहा है। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। इंडिया का इंडिविजुअल सारे कंट्रीज के साथ गुड रिलेशंस है। ओवरऑल व्हाट डू वी वांट पीस, यहाँ पे रूल लॉ जो है वो एस्टेब्लिश हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे बात है, बहुत सारे रीजंस है कि इंडिया में जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो। हमारे यहाँ आउट पेशेंट हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक बड़ा कॉस्ट हो जाता है। अक्सर जैसे हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई डेली वेज का वर्कर है, एक दिन वो बीमार होता है तो वो उस दिन काम नहीं कर पाएगा, उस दिन काम नहीं करेगा तो उस दिन की उसकी दिहाड़ी गई, तनख्वाह नहीं मिलेगी, प्लस अगर बीमार हुआ तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डबल वहमी होती है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक इंश्योरेंस एंड ऑल होना चाहिए। आउट पेशेंट जो हेल्थ केयर है इसका कॉस्ट कम होना चाहिए। जो हेल्थ केयर है इसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। इन अ टीयरिंग हरी, अगेन हमने लोकसभा का ये सवाल देखा था, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होते हैं। इन अ टीयरिंग हरी एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ टाइम से ये जो पार्लियामेंटेरियन है ये हंगामा ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। सारा टाइम वेस्ट हो जाता है दिस हंगामा में, और फिर क्या होता है, बिल सारे गिलोटाइन बिना डिबेट बिना डिस्कशन के वो जस्ट लाइक दैट पास हो जाते हैं। सो व्हाट इज दिस इन अ टीयरिंग हरी? दिस डिफीट्स द वेरी पर्पज ऑफ पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि बिल का प्रॉपर डिस्कस नहीं हो रहा। वी रॉट आंसर्स ऑन पार्लियामेंटरी विजडम, तो ये विजडम तो यहाँ डिफीट हो रही है। प्लस इनका जो कंडक्ट है ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने चुनाव जिता के भेजा है, तो कंडक्ट भी नॉट एप्रोप्रिएट होता है। तो दिस वी नीड टू सी इन अ टीयरिंग हरी। डिस्कशन टाइम कम है। वेंकैया नायडू साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात कही थी कि ये पार्लियामेंटेरियन अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट होता है या फिर लोग जाम हो जाता है या फिर साइन डाई एडजर्न हो जाती है तो पार्लियामेंट सेशन वॉश आउट हो जाता है। डिस्कशन टाइम नहीं है, कॉमिटी के पास बिल जाता नहीं है, नॉन लेजिस्लेटिव डिबेट्स होती है, डिबेट्स जो होती है वो भी पॉइंट्स पे नहीं होती, तो दिस इज रॉन्ग। बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और जस्ट लाइक दैट पास भी हो जाते हैं। सिटिंग टाइम भी बहुत कम हो गया है। तो इन अ टीयरिंग हरी दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम अभी देख रहे हैं। देन डीपली रिग्रेट लॉस ऑफ लाइव्स इन नागालैंड, आर्मी ने कहा प्रोब होना चाहिए कि इंसिडेंट कैसे हुआ और जो कल्प्रेट है उनको पनिशमेंट भी होना चाहिए। दिस इज नॉट राइट। Then this is in India. India hands over food aid, defense equipment to Mozambique. Mozambique is also important strategic partner for us. तो हम यहाँ पे फूड एड और डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेवल शिप है आईएनएस केसरी, ये यहाँ पर गई फूड और ये सारे ह्यूमैनिटेरियन मिशन सागर के थ्रू यहाँ पे डिप्लॉय किया। ये पॉइंट्स है ना, ये हमें लिखना चाहिए। इंडिया जो है, इंडियन ओशन है, हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं। यहाँ के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, कोई भी डिफिकल्टी होती है सबसे पहले इंडियन नेवी जाके वहाँ पे हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो दिस इज अवर स्ट्रेंथ। देन तो ये कैपेसिटी है। सिमिलर मिशन पहले भी हुए थे, सी मालदीव्स में, मॉरिशस में, सीशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरस वगैरह। अभी कोविड-19 में भी ऑक्सीजन शॉर्टेज वगैरह हुआ, हम क्विकली डिप्लॉय किया, मेडिकल असिस्टेंस हुआ, दिस इज देयर। तो ये सागर मिशन के अंदर है। सी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी दिया। फिर आईएनएस सुदर्शनी है, ये भी गल्फ रीजन्स में भी ऑपरेट कर रहा है। सो द पॉइंट इज दिस एंटायर इंडियन ओशन इज अवर बैकयार्ड। कोई भी प्रॉब्लम होता है इंडियन नेवी इज देयर फॉर यू। सो दिस इज डिफेंस इक्विपमेंट टू मोजाम्बिक। देन ये है अनईजी ट्रूस, वॉर ऑफ वर्ड्स कंटिन्यू ओवर पार्लियामेंट सेशन। तो ये भी बात है, पार्लियामेंटेरियन का कंडक्ट, चॉइस ऑफ वर्ड, आर्ग्यूमेंट का लेवल, दिस नीड्स दे नीड टू डू बेटर। हाउस इंटरप्टेड।
देन अभी बात चल रहा है कोविड-19 सिचुएशन और चुनाव करवाए जाए या नहीं करवाए जाए। तो इसमें सीईसी एंड ऑल सब देख रहे हैं। लेट अस सी क्या डिसीजन होता है। देन बी अलर्ट एंड डिसिप्लिन टू फाइट पैंडेमिक। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कलेक्टिव स्ट्रेंथ विल डिफीट द वायरस। सेलिब्रेटिंग रिवर्स, अब ये क्या है? रिवर क्लीनअप चल रहा है साबरमती का अहमदाबाद में। वेरी ब्यूटीफुल ये जो फ्रंट है, साबरमती फ्रंट अहमदाबाद। अहमदाबाद इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल सिटी। नदी उत्सव है गुजरात गवर्नमेंट ऑन संडे। 35% पॉपुलेशन को अभी भी सेकेंड डोज नहीं मिला है, विच इज नॉट राइट। देन ये हैं डेस्मोंड टूटू साहब, आप फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी के साथ एंड दलाई लामा जी के साथ। जो अपार्थेड है इसके खिलाफ जो आपने यहाँ पे वर्क किया, एक्शंस लिए, वो बहुत प्रेजवर्दी है। लिबरेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, टायरलेस एक्टिविस्ट आर्क बिशप won the Nobel Peace Prize in 1984 for combating white minority rule in South Africa. So this is there. Taliban regime imposes more curbs on women. So this is again a big problem. चाइनीज एम्बेसडर विजिट कर रहे हैं जाफना में। नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। जो श्रीलंका है ना, ये पूरी तरह डूबता जा रहा है, चाइनीज डेट ट्रैप में फंस गया है। इजराइल प्लान्स टू डबल सेटलमेंट इन गोलन। देन श्रीलंका टू साइन, अब ये त्रिकोणामौली का एक ब्रिटिशर्स के टाइम पे फ्यूल का एक रिजर्व रहता था, इसको फिर से ऑयल टैंक का फार्म था, इसको फिर से रिवाइटलाइज करने की बात है। तो इंडिया इसमें इंटरेस्टेड है। ये जो टैंक है रिफ्यूलिंग स्टेशन है ऑयल का, त्रिकोणामाली ऊपर नॉर्थ में यहाँ पे श्रीलंका के, तो इधर इसको फिर से रिट्रोफिट एंड रीयूज करने की बात चल रही है और इसमें इंडिया के स्टेक्स है। लेट अस सी, ये भी बहुत अर्ली है ये न्यूज, लेट अस सी इसमें क्या डिसीजन आता है। लॉग ऑन टू GSEX विद RBI रिटेल डायरेक्ट आ गया है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म की फी भी नहीं है, अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस एंड ट्रांजेक्शन। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है, इंस्टीट्यूशनली क्यों, इंडिविजुअल भी तो उसको खरीद सकते हैं, ऐसा भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। अब ये है टीचर टीच थाईसेल्फ देमसेल्फ। सी, टीचर का रोल बहुत तेजी से बदलता जा रहा है आज के टाइम पे। अब पुराना जो टाइम था वो चेंज हो गया। टीचर का जो रोल है वो मोर इज लाइक कोच, मोर इज लाइक मेंटोर, मोर इज लाइक अ फ्रेंड। This will help them grow and develop self-worth, interdependence and universal thinking, free of guilt, conflict and superstition. हमारे यहाँ एक और गलत चीज होती है, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। स्टूडेंट को ना गिल्ट ट्रैप में फंसा दो, उसको ऐसा फील कराओ कि उसको कुछ भी नहीं आता है, एकदम डफर टाइप है, उसको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। फिर टीचर इंस्टीट्यूशंस आएंगे, उसका हाथ पकड़ के बेसिक से उसको ऊपर उठाएंगे। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। जो स्टूडेंट है स्पेशली जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में, वो ऑलरेडी इतना क्वालिफाइड है, 10th क्वालिफाई किया, 12th किया, स्कूल ग्रेजुएशन किया, सारी चीजें पता है। जो चीज टीचर को दिखाना चाहिए वो एक डायरेक्शन बताना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, स्पून फीडिंग नहीं, उसको कैच द फिश दिखाना चाहिए। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो स्टूडेंट आउटस्मार्ट कर देता है टीचर को, स्टूडेंट में इतना पोटेंशियल होता है। सो दीज थिंग्स वी नीड टू एंश्योर। 5 C's होते हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कनेक्टेडनेस। तो ये जरूरी है, याद रखना है। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, ये बहुत जरूरी है। हमको रोबोट्स नहीं बनाने चाहिए कि टीचर ने बोल दिया ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। नो, थिंक, यू कैन थिंक बेटर, थिंक बेटर। कि जैसे आंसर राइटिंग में भी थिंक बेटर, इसमें और कैसा अप्रोच हो सकता है, कौन से डिफरेंट अच्छे पॉइंट्स दिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। पीयर लर्निंग करो, इतने सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर्स शेयर कर रहे हैं, हर कॉपी से बहुत अच्छी चीजें आप सीख सकते हो, बट उसके लिए आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी होगा, कनेक्टेडनेस भी जरूरी है। तो जो आने वाला टाइम है ना वो इसका है, स्टूडेंट्स में ये सब चीजें एनकरेज करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स करो, मैं इतना क्यों एम्फेसाइज करता हूँ, बोलना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो। ये चीजें बहुत अंडररेटेड है, पर यही चीजें सबसे ज्यादा हेल्प करती है इन सच टाइप ऑफ एग्जाम। स्टूडेंट्स बेसिक स्किल सीखें, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए आपको, और ये मीनिंगफुल फ्रेमवर्क सीखें। नॉलेज यूज कोच है, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 C's हम लाएं, और इट इज नॉट लॉन्गर अबाउट मी, इंस्टेड इट इज अस। टीचर क्रिएट करे एनवायरनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक माहौल बनाए
एम्ब्रेस करे, एक लर्निंग का माहौल बने। आप लर्निंग हो बुक्स से, इंटरनेट से, पीयर्स से, कम्युनिटी से, डिजिटल कम्युनिटी से, तो आपके ओपन अप होंगे विस्टास ऑफ चेंज। दिस इज व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू डू। टीचर बाकी अच्छी क्वालिटीज भी सिखाए, बिकॉज स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट टीचर से सीखता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि टीचर बेस्ट क्वालिटीज वहां पे रिप्रेजेंट करे, डिमॉन्स्ट्रेट करे, ताकि स्टूडेंट भी वो क्वालिटीज सीखे एटीट्यूड में, इंटरेक्शन पे, लाइक दैट। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट वाई, वेन, वेयर, हाउ एंड वॉट, ये डब्ल्यूज होते हैं, वाई, वेन, वेयर, हाउ एंड वॉट, बट इट इज ऑल्सो अबाउट वॉट इफ ऐसा होता तो क्या होता, क्रिएटिव, इज इट रियली सो, what could I have done differently, think what prompted my decision, is it reasonable। आपके जो डिसीजंस होते हैं ना लाइफ में, ये डिसीजंस ड्रिवन बाय फियर नहीं होने चाहिए, ये डिसीजंस ड्रिवन बाय होप होना चाहिए, होप फॉर द बेटर फ्यूचर। सो ये चीज़ें स्टूडेंट में ना कॉन्फिडेंस डेवलप करना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है टीचर का, स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप करो। सोसाइटी, कम्युनिटी, इन सबका एक रोल होता है, ताकि हम एक मैच्योर, हेल्दी, वेल ऑफ, एक होलजम हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रिपेयर कर पाए। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखें हम, स्पेशली दिस डिजिटल एज में। इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर माइनर्स है, अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, ये 2 वैक्सीनेशन का नाम याद रखना है, कोवैक्सिन और जाइकोव डी। 12 साल से ऊपर वालों के लिए अप्रूवल हो गया है और प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज ने दिया है, लेट अस सी आगे क्या होता है। देन इंडिया आउट कैंपेन, कई बार ऐसे डिस्टॉर्शन कैंपेन्स वगैरह चलते हैं, प्रोपोगेंडा होता है। बिग मूव्स इन बिग टेक, अब क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो बिग टेक है ये बहुत ज़्यादा बिग हो गया है, सो दैट इज़ वाई इन पे सेंसर, इन पे रेगुलेशन की पूरे वर्ल्ड में डिमांड आ रही है। अल्फ़ाबेट, अमेजॉन, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, दे आर टू बिग, दे आर टू बिग, सो दैट इज़ वाई रेगुलेशन ज़रूरी है, स्क्रूटनी ज़रूरी है। पब्लिक बैकलैश भी इनका होता है, कई बार मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज करते हैं, जैसे सीसीआई की बात हुआ, फाइनेंशियल एक्विजिशंस में भी इनमें ट्रबल्स होते हैं। सो इधर एक रेगुलेशन जरूरी है, ये पूरे वर्ल्ड में अभी ट्रेंड चल रहा है कि रेगुलेशन जरूरी है बिग टेक कंपनीज का। एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर जैसे हैं यूरोप में, हमने देखा इनकी जो कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती है, बिकॉज कई बार ये टेक्नोलॉजी का ये सारे केसेस भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। प्राइवेसी इज अ बिग थिंग, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज में एक रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, दिस इज द मैसेज। तो ये बात अभी चल रही है। देन ये है, दिस इज अबाउट नो योर इंग्लिश, इंग्लिश एक वर्किंग इंग्लिश होनी चाहिए, इसको एक बार आप पढ़ना अच्छे से। जैसे नन कब यूज होता है, जब 2 से ज्यादा है। जैसे बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है, टेल बिटवीन और अमंग, बिटवीन मतलब 2 के लिए, अमंग मोर देन 2। तो सिमिलरली यहाँ पे नन है या फिर अमंग, नीदर कब यूज करेंगे, जब 2 है। दीज आर सिंपल जो डिफरेंसेस हैं हमें आने चाहिए। देन ये सारे वर्ड्स हैं, एक बार इसको आप देखना, और एक बार 5 मिनट का जो प्लेलिस्ट है उसमें 100 वीडियोस हैं, उसको बिंज वॉच कर लो, छोटे छोटे वीडियोस हैं 5 मिनट्स के, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। देन इसका प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल, तो एक बार आप इसको देखना, नो योर इंग्लिश। देन ये आज का क्विज भी अच्छा है, बिकॉज दिस क्विज इज अबाउट अवर नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, तो ये सारे स्टैंजा के हैं, एक बार आप इसको भी देखना। ओके, सो दिस इज दिसंबर 27th, ये आंसर राइटिंग है। आज से हम मंडे फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, तो ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।